नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कल के लेक्चर में हम लोग बांग्लादेश को काफ़ी विधिवत और बड़े तौर पर देख चुके हैं। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है। आज वो चीज़ें पढ़ेंगे, बांग्लादेश की 3 नदियों को पढ़ लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो है इससे प्रश्न आने के भी चांसेस हमेशा रहते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बिना समय गंवाए कि ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में ऐसे एंट्री करती है। ये वाला जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री कर रही है और जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसको बोलने लगते हैं जमुना। ठीक है, ये यमुना नहीं है, जे से है, तो इंग्लिश में भी लिखेंगे जमुना। ठीक है, जमुना एंट्री लेती है। इधर से हमारी कौन सी नदी आ रही है, तो ये नदी है गंगा, और ये अंदर जाने पर भी गंगा ही रहती है। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, फिर गंगा और जमुना एक जगह पर मिलती हैं और फिर यहाँ से जो नदी बनती है इसको हम लोग नाम देते हैं पद्मा। ठीक है, तो गंगा और जमुना जब मिलती हैं तो क्या बनती है, पद्मा बनती है। यानी कि ये जो रेड कलर में मैं रिवर दिखा रहा हूं, ये क्या है, पद्मा है। ठीक, फिर एक नदी अंदर से आती रहती है जिसका नाम है मेघना। ठीक है, अब दूसरा जो मिलन होता है, दूसरा जो इनका कॉन्फ्लुएंस होता है वो पद्मा और मेघना का होता है और फिर नदी कहलाती है मेघना नदी। ठीक है, इसके बाद नाम नहीं बदलता है और मेघना ही नदी कहलाती है। तो ये 2-3 पॉइंट जो कि आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र एंट्री लेती है जमुना के नाम से बांग्लादेश में, और गंगा एंट्री लेती है गंगा के नाम से। जमुना और गंगा मिलती है तो पद्मा बनती है। यहाँ पर थोड़ा आगे पद्मा बहती है, मेघना से मिलती है, तो ये दोनों फिर मेघना की एक कॉन्फ्लुएंस या मुख्य धारा बनाते हैं और फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर के इनका डेल्टा बन जाता है। ठीक है, तो सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में हमने पढ़ा, तो ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछ सकता है यूपीएससी वालों के लिए भी और यूपीपीसीएस वालों के लिए कि सेंट मार्टिन द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है। ठीक, या फिर हाल ही में विवादों में रहा द्वीप पर किसका अधिकार है वर्तमान में। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम लोग अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में पहला पढ़ेंगे श्रीलंका। तो श्रीलंका का इतिहास भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर लिट्टे यानी कि LTTE दैट इज़, तो ये है श्रीलंका। कहाँ पड़ता है, तो इंडियन ओशन या हिंद महासागर में पड़ता है, भारत के नीचे। मैंने बताया था भारत के तमिलनाडु से एक साइड में पाक स्टेट है और दूसरे साइड में आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। तो ये भी प्रश्न पूछता है, कभी कभार मैपिंग में पूछ लेता है कि पाक स्टेट या पाक की खाड़ी किधर है और गल्फ ऑफ मन्नार किधर है, यानी कि मन्नार की खाड़ी किधर है। ठीक है, बीच में है एडम्स ब्रिज जिसको आदम का पुल कहते हैं या भगवान श्री राम का पुल कहते हैं। ये माना जाता है कि इसी पुल से श्रीलंका के जो तत्कालीन मतलब व्यक्ति था रावण, उस पर जब वो सीता जी को ले गया था, मतलब पूरी स्टोरी आप लोग जानते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एलोबोरेट नहीं करना है। ठीक है, देखिए श्रीलंका में बात आती है कि श्रीलंका की आज़ादी के बाद से चूँकि 2 भाषी वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। पहले रहते हैं तमिल भाषी और दूसरे रहते हैं आपका सिंहली भाषी। सिंहली भाषी मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जो वहाँ के मूल हैं, ठीक है, जो सिंहली भाषा बोल रहे हैं, और दूसरे हैं तमिल भाषी। जो तमिल भाषी हैं, देखिए स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो तमिल भाषी है ना, वो हमेशा से ब्रिटिशर्स के टाइम से ही उनको अच्छी पोस्ट मिलती है, वो पढ़ने लिखने में भी थोड़े तेज रहते हैं। ये चीज़ें आज़ादी के बाद से क्या होता है, जब श्रीलंका आज़ाद होता है तो हर जगह जो है तमिलियंस का ही कब्जा होता है, हर पोस्ट पे तमिलियन का ही कब्जा होता है, जो कि वहाँ के मेजॉरिटी लगभग 75% जो सिंहली हैं उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो धीरे धीरे रूल्स बनने स्टार्ट होते हैं, जो है तमिल बोलने वालों को ऑफिस से निकाला जाने लगता है, या ऐसे कह दें कि एक बार लगाया जाता है कि भाई तमिल बोलने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा और सिंहली बोलने वालों का ही सिलेक्शन होगा, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं फिर वो अंदर अंदर जो है आग जलनी स्टार्ट होती है और धीरे धीरे प्रोटेस्ट होता है। इसी में हम लोग लिट्टे के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार श्रीलंका के मैप से कि श्रीलंका में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे ऊपर आपको जाफना पेनिनसुला दिख रहा होगा। ठीक है, तो जाफना पेनिनसुला है, देख रहे हो आप, और जाफना पेनिनसुला जिस दर्रे के द्वारा जो है अटैच होता है मुख्य भूमि श्रीलंका से, उसको कहते हैं एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा दर्रा। ठीक है, या एलिफेंटा पास। अब जाफना के टॉप में एक पॉइंट है जो श्रीलंका का टॉप पॉइंट पड़ेगा, उसको बोलते हैं पॉइंट पेड्रो। याद रखेंगे पॉइंट, मैं यहां लिख दे रहा हूं पॉइंट पेड्रो। ठीक है, अब देखिए इसमें बाकी क्या क्या चीज़ें देखने लायक हैं। श्रीलंका की कुछ पुरानी राजधानियां यहाँ पर दिखाई गई हैं, जैसे एक अनुराधापुरा दिखाई गई है, एक कैंडी दिखाई गई है। ठीक है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये जानो कि कोलंबो इसके पहले की राजधानी थी, जो ये स्टार वाला पॉइंट है, और कोटे जो वर्तमान राजधानी है, श्री जयवर्धनपुरा कोटे, वो जो है वर्तमान राजधानी है। ठीक,
फिर यहाँ पर एक द्वीप दिखाया जा रहा है हम्बनटोटा, और यहाँ पर एक दूसरा स्थान है ट्रैंकोमाली। तो इस सब का इतिहास है, याद रखेंगे। ट्रैंकोमाली के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, हम्बनटोटा के बारे में मैं अभी बताऊंगा, काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इसकी, ठीक है। फिर यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है, ये जो ब्लैक कलर से दिख रही है, मैं इसको दूसरे कलर से भी कर दे रहा हूँ, स्काई ब्लू से, ये इसका नाम है महावेली गंगा, जो यहाँ की सबसे लंबी नदी है, नाम है महावेली गंगा, ठीक है। अब आते हैं, आगे चलते हैं, चलिए। कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल जो है वो जयवर्धनपुर कोटे जो है वर्तमान में कैपिटल है इसकी, ठीक है। और जयवर्धनपुर कोटे इसकी वर्तमान में कैपिटल है। ट्रैंकोमाली क्या था, ट्रैंकोमाली एक ऑयल डिपो है जो ब्रिटिशर्स के हाथ में था, और आज़ाद होने के बाद वर्तमान समय में मतलब ये भारत के ही कब्जे में है। ऐसे समझ लो कि भारत अपना कुछ ऑयल जो है वो श्रीलंका में भी रख रहा है। किस डिपो में, तो ट्रैंकोमाली डिपो, जो कि श्रीलंका में पड़ता है। फिर है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा एक आपका कह सकते हो द्वीप है, ठीक है, श्रीलंका के अंडर में ही एक द्वीप है। यह क्षेत्र है जो कि चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। अब इस डेवलपमेंट में क्या होता है, चाइना क्या करता है कि बहुत सारी राशि दे करके, बहुत सारा ऋण दे करके इस द्वीप को या इस आपके हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करता है, ठीक है। चाइना के द्वारा हम्बनटोटा द्वीप मत लिखिए, एक्चुअली हम्बनटोटा एक पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट है। तो हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना जो है डेवलप कर रहा है, कैसे, फंडिंग करके। चाइना फंडिंग करता है और चाइनीज कंपनी भेजता है जो कि जो है पोर्ट को बनाती हैं। होता क्या है कि इस पोर्ट से जो निकलने वाला पैसा है, एक्चुअली पोर्ट पे क्या होता है, शिप्स आती हैं। अगर आप ऐसे समझो, रुको एक सेकंड, अगर आप ऐसे समझो कि यहाँ पर है श्रीलंका, ठीक है, और रशिया के साइड से या चाइना से या इस साइड से जितनी भी शिप्स आएंगी आपकी, ठीक है, फिलीपींस के साइड से, जापान के साइड से, वो कहाँ से होकर के जाएंगी, तो इसी इंडियन ओशन से होकर के जाएंगी, ऐसे ही। और जब आपका पोत या पोर्ट जो है यहीं बना हुआ है हम्बनटोटा, तो ये सब एक तरह से वहीं से होकर के जाएंगी, हम्बनटोटा पोर्ट से होकर के जाएंगी। उन्हें कोई भी सामान लेना हो, लगेज उतारना हो अपना, या फिर तेल लेना हो, जो भी सुविधाएं हैं, ठीक। लेकिन हुआ क्या, जब इस पोर्ट को बहुत भारी मात्रा में पैसा देकर के चाइना द्वारा डेवलप कर दिया गया, तो जब वो उसका चलन शुरू हुआ, जब वो चालू हुआ, तो ऐसा समझ लो उस जो पोर्ट है ना, उस पर उतना रिवेन्यू जनरेट ही नहीं हो पाया कि ये लोग एक तरह से चाइना की भरपाई कर पाएं जो भी वहाँ का ऋण आ रहा है। मतलब समझ लो कि कुछ परसेंटेज पे उसने दिया होगा ना वो ब्याज, तो जो ब्याज आ रहा है, टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, उसको पेमेंट करने भर का पैसा वहाँ पर जुट नहीं पा रहा था। तो एक तरह से क्या हुआ, ये डेट ट्रैप पॉलिसी है। चाइना के पास बहुत सारा पैसा है और चाइना अपना पैसा ऐसे छोटे देशों पर कुछ डेवलपमेंट के लिए लगा देती है, फिर वो देश जो है उसकी भरपाई ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं ना बैंकरप्ट हो गया या दिवालिया हो गया, तो उस तरह की स्थिति आ जाती है। फिर क्या होता है कि चाइना को इसने हम्बनटोटा पोर्ट जो है 99 ईयर्स के लिए उसका 70% हिस्सा जो है किस पे दे दिया, लीज पे दे दिया, कि अभी 99 साल तक आप ही इसका 70% उपभोग करो। हालांकि ओनरशिप अभी भी आपकी श्रीलंका की है, लेकिन फिर भी उस पर मैक्सिमम जो शिप्स हैं वो किसकी आ रही हैं, तो चाइना की आ रही हैं। और स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जो है एक तरह से कह सकते हो कि ये बहुत अच्छा नमूना है। उसके साथ साथ डेट ट्रैप पॉलिसी का भी, यानी कि ऋण में बचाव पॉलिसी जो है चाइना की, उसका भी एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं महावेली गंगा। महावेली गंगा जो है ये हम लोग देख चुके हैं कि सबसे बड़ी नदी है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे बड़ी नदी है कहाँ की, श्रीलंका की, ठीक, लिख भी दे रहा हूं, बिगेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका, सबसे बड़ी नदी है श्रीलंका की। अब आता है द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है। सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, द लिबरेशन टाइगर ऑफ, देखो यार ये इंग्लिश में ही नाम है, ठीक है, हिंदी में भी इसको द ऐसे ही करके लिखोगे देवनागरी में, द लिबरेशन, ठीक है, टाइगर ऑफ तमिल एलम, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि सिंहली और तमिल दो भाषाएं वहाँ पर बोली जा रही हैं, ठीक है। तो जब सिंहलीज के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार स्टार्ट हुआ कि किसी भी ऑफिस में सिंहली, जिसको सिंहलीज के साथ नहीं, जब तमिलियंस के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार स्टार्ट हुआ कि किसी भी ऑफिस में एक ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहली बना दी गई, तमिल जानने वालों को जो कि इंग्लिश जानते हैं उनका प्रवेश धीरे धीरे वर्जित होने लगा, क्योंकि केवल सिंहलीज भाषी जो सिंहली बोल रहे हैं उन्हीं को उच्च पदों पर धीरे धीरे बैठाया जाने लगा। तो सिंहली जो है विरोध करने लगे, उसी में आपका द तमिल
द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम बन करके एक तैयार हुआ। ठीक, ये ऐसा ग्रुप था जो धीरे धीरे आप कह सकते हो कि आम जनमानस को भी लिया, तमिलियंस को भी लिया और काफ़ी क्रांतिकारी रूप में उभरा। ये ऐसा नहीं करता था कि केवल विरोध कर रहा है, विरोध करने के साथ इसने अपना स्टेटस बिल्कुल क्लियर रखा कि जो श्रीलंका का ये ऊपर का पोर्शन है ना, जाफना, देखिए मैं घेर रहा हूँ इसको, ठीक, जो ये जाफना वाला पोर्शन है, ये कहा कि ये मुझे चाहिए और स्वायत्त बना दीजिए, जाफना को ऑटोनॉमस कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। ठीक है, उसके लिए ये लड़ाई लड़ने लगा। अब देखिए इसमें एक बहुत जबरदस्त मोड़ आता है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध का इसमें थोड़ा जिक्र करना है, क्योंकि कोल्ड वॉर वाली जो स्थिति है, शीत युद्ध का जो दौर है, उसका भी यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व दो गुटों में बंट गया, पहला और दूसरा। दूसरा थे यूएसएसआर के साथ यानी कि रशिया के साथ, और पहले देश थे यूएसए के साथ। तो ये दोनों लोग जो है डायरेक्टली कोई लड़ाई नहीं करते थे। ठीक है, ये दूसरे देशों को हथियार सप्लाई करते थे कि तुम लोग आपस में लड़ाई करो। ठीक, उसमें हुआ क्या कि जो यूएसए है वो चाहता था कि हम लोग ट्रांसमीटर स्टेशन बैठाएं। कहाँ पर बैठाएं? तो हम लोग बैठाएं आपके वो श्रीलंका में बैठाएं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि जितने भी युद्धपोत हैं या पोत्स हैं या शिप्स हैं, वो होकर के कहाँ से जाएंगी? इसी हिंद महासागर से होकर के जाएंगी। ठीक है, चाहे फिर वो रशिया की शिप हो, जापान की हो, जितने भी देश हैं उधर जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम श्रीलंका में कोई एक ट्रांसमीटर बैठा लेते हैं, ट्रांसमीटर स्टेशन, तो जितनी भी शिप्स उधर से गुजरेंगी उन पर कहीं ना कहीं हम निगरानी रख सकते हैं और मौका आने पर उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए श्रीलंका थोड़ा बहुत राजी हुआ। लेकिन उसी समय ये लिट्टे वाला केस चल रहा था, तो यूएसएसआर ने क्या स्ट्रेटजी खेली कि लिट्टे को जो है हथियार सप्लाई किया और स्ट्रांग कर दिया। तो उसने क्या किया कि श्रीलंका के साथ क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो श्रीलंका वाले अब लिट्टे यानी कि अपने ही क्षेत्र के जाफना से परेशान हो गए, यानी कि जो जाफना है इसने पूरी तरह से विद्रोह कर दिया, और जो यहां पर श्रीलंका वाले हैं ये पूरी तरह से परेशान हो गए। ठीक है, क्या परेशान हो गए कि भाई ये जो है कहीं ना कहीं देश में अस्थिरता ला दे रहा है। ठीक, तो लिट्टे से काफी परेशान हो गए। तो इन्होंने क्या किया बदले में, इन्होंने भारत से गुहार लगाई, भारत से कहा कि अरे भाई मेरे वहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा वो हो जा रहा है, मतलब उठापटक हो रही है, तो आप थोड़ा सा हेल्प कर दो इसमें। लेकिन यूएसएसआर ने भारत से कहा था कि जब तक हम ना कहें तुम्हें हेल्प नहीं करना है, और हम लोग तो बहुत दिनों से दोस्त हैं। ठीक है, तो वो लोग दोस्त खेल रहे थे आपस में। ठीक, तो इतना ज़्यादा धीरे धीरे लिट्टे को इसने स्ट्रांग कर दिया कि श्रीलंका जो है बिल्कुल घुटने टेकने पे आ गया कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते। और उधर ट्रांसमीटर स्टेशन बैठाने की बात यूएसए कर रहा था। तो रशिया ने कहा कि एक बारी आप श्रीलंका से ये कहो कि अगर आप ट्रांसमीटर स्टेशन वहाँ बैठाओगे तो इस तरह की स्थिति तो कहीं ना कहीं होगी ही। तो जब श्रीलंका से ये बात हुई भारत की कि भाई ट्रांसमीटर स्टेशन बैठाने के कारण ही इस तरह की जो भी घटनाएं हैं वो हो रही हैं, तो श्रीलंका ने बिल्कुल मना कर दिया यूएसए को कि नहीं, हम कोई भी ट्रांसमीटर स्टेशन बैठाने के लिए अपनी ज़मीन नहीं दे सकते। ठीक है, और उसके बाद केस सामान्य हो गया। कैसे सामान्य हो गया कि भारत की सेनाएं उसमें इंटरवीन कर गई, यानी कि भारत की सेनाएं यहां से चली गई जाफना में, और एक पहले शांति समझौता करने के लिए, और दूसरा जब लिट्टे आर्मी अगेंस्ट हो रही थी श्रीलंकन आर्मी के, तो लड़ाई भी करने लगे ये लोग, यानी कि इंडियंस जाके लड़ाई करने लगे, अपने ही जो तमिल भाई थे ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, राजीव गांधी की सरकार थी और उसको लगा कि इस समझौते में, एक समझौता भी हुआ था दिल्ली में, इस समझौते में मुझे नहीं शामिल किया गया, कहीं ना कहीं मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। ठीक, लेकिन हालांकि भारत जो है अलग दबाव में था, लेकिन फिर भी लिट्टे ने क्या किया कि राजीव गांधी की हत्या का प्लान किया, और आपको पता है कि सुसाइड बॉम्बिंग के रूप में जो है राजीव गांधी की हत्या कर दी। तो ये पूरा किस्सा था कि किस तरह से जो है लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या की, जो जाफना स्टेट है किस तरह से। अब जाफना स्टेट इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उनकी अपनी गवर्निंग बॉडी थी, अपनी उनकी एयरफोर्स थी, अपनी उनकी मिलिट्री थी, अपना उनका एक बॉम्बिंग समूह था, सुसाइड बॉम्बर थे उनके पास। ठीक है, महिला जो थी उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली, 2 अक्षर का नाम है। ठीक है, तो कुछ नाम है अजीब सा, 2 अक्षर का नाम है। ठीक है, उस महिला का जिसने सुसाइड बॉम्बिंग की। तो ये था श्रीलंका का। अब ये सारी चीज़ें मैं स्टोरी में आपको सुना चुका हूँ। अगला हम देख लेते हैं पाकिस्तान। देखिए थोड़ी थोड़ी बातें बस जाननी है हम लोग को, ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी है, बस थोड़ी थोड़ी सी बातें बताते हुए मैं चलूँगा। देखिए पाकिस्तान है अपना पड़ोसी, अपना बिटवा है, हम ही लोग से अलग हुआ है, बदमाश बेटा है। तो लेकिन इनके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। चलिए, मैप में सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ देखो
ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं। ये है हिंदुकुश रेंज, ठीक है। हिंदुकुश रेंज आपने सुना होगा कि जब हिमालय बन रहा है तो हिंदुकुश रेंज भी साथ में बना है चाइना की ओर, या आप कह सकते हो कि एक तरह से ईस्ट एशिया में जो है कुछ कुनलुन शान, तिएन शान इत्यादि चीज़ें भी बनती हैं, लेकिन यह है हिंदुकुश। हिंदुकुश भी बनता है तात्कालिक समय में, ठीक। फिर आप आते हो यहाँ पर खैबर दर्रा। खैबर दर्रे से आपको पता है कि भारत में जितने भी प्रवेश होते थे मध्यकाल के दौरान वो खैबर पास से ही होते थे, तो ये हो गया खैबर दर्रा जो वहीं पड़ता है। फिर हो गया आपका तक्षशिला और रोहतास फोर्ट, तो ये भी जानना है, रोहतासगढ़ का किला और तक्षशिला। तक्षशिला जो है उस समय एक अध्ययन केंद्र था जो कि आपका उस जो चाणक्य थे वो तक्षशिला में ही टीचर हुआ करते थे, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो तक्षशिला कहाँ है? इस्लामाबाद के आसपास में है। ये अपना भारत है, यह बाउंड्री आपको दिख रही होगी, ये देखिए भारत की बाउंड्री आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, और इधर है तक्षशिला। फिर आता है ये हड़प्पा। हाँ, ये वही हड़प्पा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो आप बोलते हो, ये वही हड़प्पा का क्षेत्र है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, ठीक है। नीचे आओगे तो आपको मोहनजोदड़ो भी दिख जाएगा। मोहनजोदड़ो के जस्ट ऊपर आपको दिखेगा लरकाना। लरकाना क्या है? ये लरकाना साहिब वो जगह है जहां पर गुरु नानक का जन्म हुआ था, ठीक। फिर इधर आओगे तो आपको किरथार रेंज दिखता है, इंपॉर्टेंट है किरथार रेंज, और यहां पर दिखता है सुलेमान रेंज। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे प्राचीन सभ्यता, ठीक है, किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो है स्टार्ट हुई थी, तो इसमें दो ऐसे ऑप्शन देता है कि सुलेमान रेंज और किरथार रेंज। तो आप कह सकते हो कि मोहनजोदड़ो की लोकेशन इन्हीं के बीच में कहीं है। एक बार क्लियरली देख लीजिए, देखिए ये मोहनजोदड़ो की लोकेशन है, तो कहीं ना कहीं किरथार रेंज और आपका सुलेमान रेंज के बीच में है, ठीक। फिर उसके बाद एक चीज़ आपको और दिखाना है कि यहाँ पर है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट जो है सबसे गहरा कह सकते हो एशिया का पोर्ट है, जो कि चाइना ने डेवलप किया है वो पाकिस्तान में। देखिए पोर्ट जितना गहरा होता है उतनी आसानी से बड़ी शिप्स आ जाती हैं, ठीक है। अगर पोर्ट थोड़ा उथला रहेगा तो क्या होगा, नीचे का बॉटम जो है ना वो लड़ेगा। जैसे आपको पता है कि गाँव में जब गाड़ी चलाओगे तो बोलेरो ही चलेगी अच्छे से, या स्कॉर्पियो चलेगी, जिसका जो क्लियरेंस होता है ना ज़मीन से वो काफ़ी अच्छा हो। क्योंकि अगर ऑडी लेके जाओगे तो हर एक जब ऊंचा नीचा आएगा तो लड़ने लगेगी नीचे, क्योंकि उन सबों का क्लियरेंस काफ़ी कम होता है, ठीक। तो ये है ग्वादर पोर्ट, ठीक है। उसके अलावा ये है CEPC, ऐसे देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब देखो तक्षशिला और रोहतास फोर्ट वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर एक पठार भी पड़ता है, मैं उसको आगे बता दे रहा हूँ आपको, ठीक। तो पाकिस्तान के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बाकी कुछ भी बवाल नहीं बताया है कि जो है क्या बोलते हैं कि तालिबान वहाँ पर कब्जा करना चाहता है, खैबर पख्तूनवा ये है, ये कोई बाकी चीज़ें नहीं बताया हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट हम लोग को जानना है वो जानना है पोतवार का पठार, ठीक है। पोतवार या पोटवार दोनों चीज़ लिखते हैं, का पठार। तो ये कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। जानना है किस एरिया में? तो जो तक्षशिला वाला क्षेत्र है ना, तक्षशिला का जो क्षेत्र है वहीं पर ये पोतवार का पठार जो है लगभग स्थित है, ठीक। उसके अलावा क्या है? ग्वादर पोर्ट तो मैंने बता दिया, डीपेस्ट पोर्ट है और ये हेल्प ऑफ चाइना से बन रहा है। इसका नाम है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, ठीक है। फिर आता है सुलेमान और किरथार रेंज में लगभग खेती हुई थी 7000 BC में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके 7000 साल पहले यहाँ पर खेती हुई थी। सॉल्ट रेंज क्या है? आपको पता है कि सेंधा नमक जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, जो असली वाला है उसकी पूरी रेंज है कहाँ पर है? तो यहीं पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है। वो भी आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे समझ लो कि यही जो मैंने खींचा है ना, यही जो है एक तरह से सॉल्ट रेंज है, ठीक। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लगभग यही है, ठीक है। तो सॉल्ट रेंज यही है, यहाँ से एक्चुअल सेंधा नमक आता था, अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आता होगा, ठीक है। ऐसा हुआ क्यों? आपको कुछ अंदाजा है कि नमक इतना ऊपर कैसे पहुंच गया, ठीक। तो जो हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं ना कि पहले जो इंडियन प्लेट थी आकर के यूरेशियन प्लेट से टकराती है, वहां पर एक टेथिस सागर था, तो देखो सागर रहेगा, सागर टॉप पे पहुंच गया, तो वही समझ लो उसका कुछ पोर्शन जो है एक तरह से, ये मैं अपने पास से थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो वो जो है सॉल्ट रेंज के रूप में विकसित हुआ होगा। अगला हम लोग देखते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल भी हम लोग का पड़ोसी है, उत्तरी दिशा में पड़ता है, और माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो आपके नेपाल में पड़ती है। बेसिकली कह सकते हो कि जो ग्रेटर हिमालय है ना, उसकी जो सबसे बड़ी बड़ी चोटियां हैं वो आपके नेपाल एरिया में ही पड़ती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें यह है कि रोटी बेटी का रिश्ता है पहले तो भारत के साथ, ठीक है। जो नेपाल है उसमें रोटी बेटी का रिश्ता है भारत के साथ कि भाई एक दूसरे को रोटी भी सप्लाई, मतलब भारत मुख्यतः उन लोगों को रोटी देता है और बेटियों की शादी होती थी, ऐसा कुछ मानते हैं कि माता जानकी भी वहीं की थी, श्री राम से शादी हुई अयोध्या में, ठीक है। फिर कितने स्टेट्स को अपने टच करता है? तो उत्तराखंड को टच करता है, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, 1। अब मैं 1 2 3 4 लिखूंगा, आप लोग समझिएगा, 2, ठीक है। फिर सिक्किम आता है 3,
फिर आता है वेस्ट बंगाल, ये देखिए वेस्ट बंगाल ऐसे गया हुआ है, तो ये हो गया 4। फिर से बता रहा हूँ, देखिए वेस्ट बंगाल यहाँ से स्टार्ट होता है और ये बिल्कुल ए यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 4, ठीक। और फिर हो गया बिहार 5। तो 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेट्स को जो है नेपाल टच करता है। कुछ विवाद है नेपाल के साथ, जैसे नेपाल ने एक बार क्या किया, 3-4 साल पहले लिपुलेख और काला पानी का क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, भारत के उत्तराखंड से लगा हुआ, तो इसको अपने मैप में दिखा दिया। तो लिपुलेख और काला पानी के क्षेत्र को लेकर के भारत के साथ विवाद था। तो अगर कभी प्रश्न ये पूछ लेता है कि लिपुलेख या काला पानी को लेकर के किस देश के साथ भारत का विवाद था, तो वो हो जाएगा आपका नेपाल। और दूसरा हो जाएगा आपका सुस्ता विवाद। एक देख रहे हो कि ये जो बाउंड्री है यहाँ पर आपको गोरखपुर दिख रहा है, ये कुछ ऐसे भारत की बाउंड्री है, ठीक है, या नेपाल की समझ लो। तो यहाँ का जो हिस्सा है वहाँ पर सुस्ता विवाद को लेकर के भी थोड़ा सा जो है नेपाल विवाद कर रहा था उस समय, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अगर पूछती हैं एग्जामिनेशन में तो आपको लगा देना है कि भाई ये सारा बवाल तो नेपाल के साथ चल रहा है। फिर बाकी नेपाल के साथ आप लोग जानते हो कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में, ठीक है, लुम्बिनी इलाके में इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता पिता वो तो आप जान ही जाओगे आगे। इनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था, पिता शुद्धोदन थे इनके, और माता का नाम जो है महामाया था, ठीक है। पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल था, ठीक है। इतनी चीज़ें जाननी है। जब पैदा हुए तो उस समय हाथी जो है इनका सिंबल है, जन्म का सिंबल है हाथी, ठीक है। और कमल भी कहीं कहीं माना जाता है, तो हाथी और कमल है। गृहताग क्या घोड़ा है, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति का आपको पता है कि वट वृक्ष या पीपल का पेड़ है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर माउंट एवरेस्ट जो है, इसको महाभारत श्रृंखला कहते हैं, वो भी नेपाल में स्थित है। इससे ज़्यादा नेपाल के लिए अभी फ़िलहाल जो है कोई डेटा मैं नहीं लेकर के आया हूँ। जो भी चीज़ें होंगी, जैसे बहुत सारी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, काली निकलती है, गंडक निकलती है, तो समय पे देखेंगे, जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को देखेंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे में नहीं मिलाएंगे। अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मालदीव। मालदीव हम लोग का पड़ोसी है। कहाँ पड़ता है, तो लोकेट किया है मैंने। एक तरह से देखोगे इंडिया यहाँ ख़त्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पर लक्षद्वीप का पोर्शन थोड़ा सा पड़ेगा, ये श्रीलंका है, और यहाँ नीचे जो है मालदीव्स पड़ता है, ठीक है, जिसकी कैपिटल है माले। ओके, तो इंडियन ओशियन या हिंद महासागर में ये पड़ता है। ऑपरेशन कैक्टस हुआ था, इसकी भी एक स्टोरी है ऑपरेशन कैक्टस की। हुआ क्या कि जब ये बवाल चल रहा था श्रीलंका में, ठीक है, तो श्रीलंका के ही कुछ लोग जाते हैं, यानी कि लिट्टे समर्थित लोग जाते हैं मालदीव में, ठीक। और मालदीव के किसी नेता से बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि हम जो है यहाँ पर अधिकार करना चाहते हैं, ठीक। तो आपस में सेटिंग होती है। अगली सुबह कुछ 80-90 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और गोलाबारी करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट जो है छुप जाते हैं। कई सारे देशों से वहाँ के लोग सहायता मांगते हैं, मालदीव्स के लोग। तो सबसे नियरेस्ट यूके भी कहता है और भारत भी कहता है, खैर यूके कहता है कि नियरेस्ट सबसे आपके अभी तो इंडिया है। और डिएगो गार्सिया में बैठा हुआ यूएसए या अमेरिका कहता है कि हम लोग 1000 किलोमीटर दूर हैं, तो हम लोग को कम से कम 2 दिन लगेगा। और चूंकि गोलीबारी शुरू हो चुकी थी, तो भारत जो है अपना जल्दी से एक ऑपरेशन स्टार्ट करता है, ऑपरेशन कैक्टस, और जा करके फिर इन लोग को बचाता है, ठीक। तो ये समझ लो कि फिर उसके बाद से जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितनी भी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लगभग 70% उसमें अनुदान जो होता है वो भारत का होता है। तो अभी जब मोहम्मद मुइज्जू आए, उसके पहले से 2018 के बाद से ही जो है इंडिया आउट का नारा लग रहा था मालदीव में। तो एक चीज़ ये भी याद रखनी है, इंडिया आउट का नारा लग रहा था। क्यों? क्योंकि भारत की एक ट्रूप जरूर वहां पे रहती है, कुछ ना कुछ, कभी ट्रेनिंग के लिए, कभी कुछ सिखाने के लिए, कभी कुछ एड प्रदान करने के लिए, ठीक है, हमेशा वहां पे रहती थी। तो इंडिया आउट का नारा लगा और टोटल जो है इंडिया ने सबको बुला लिया। उसी समय आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की अपने लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग वाली पूरी ड्रेस पहन के पानी के अंदर जाते हुए, और मतलब एकदम स्टाइलिश तो है ही अपने मोदी जी, ठीक है, तो पानी से बाहर आते हुए और ये दिखाते हुए कि लक्षद्वीप में अपार संभावनाएं हैं, मालदीव क्यों घूमने जाना है। क्यों? क्योंकि जो है मालदीव बहुत बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप लोग कभी फोटो वोटो देखोगे तो देखते होगे कि छोटा छोटा हट बना करके जो है ऐसे ऐसे, यहाँ पर एक हट है, यहाँ पर एक हट है, यहाँ पर एक हट, यहाँ पर एक हट, ऐसे ऐसे दिया हुआ है उन लोगों ने। और मेन लैंड, जो मेन मालदीव का एरिया है, ठीक है, उससे अलग रहता है। यहाँ पर बियर, रम, सोना, खाना पीना सब अलाउड है, लेकिन जब इस एरिया में आओगे तो नहीं अलाउड है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हो उससे किसी को मतलब नहीं है। कितने डिग्री से अलग होता है इंडिया से? तो 8 डिग्री चैनल के द्वारा जो है मालदीव्स अलग होगा इंडिया से, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ऊपर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। ये भी पॉइंट याद रखना है। तो मालदीव्स के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें पढ़ ली हैं। अब क्या पॉइंट आता है हम लोग का,
लगभग ये चीज़ें ख़त्म कर ली थी हमने कल, ठीक है। कितने किलोमीटर की सीमा है, ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं जब एक बार नोट्स दे दूंगा। आज देखते हैं भौतिक विभाजन को लेकर के कुछ बातें की गई हैं। देखिए, एक बात और बताना चाहता हूँ कि भूगोल शायद वो पोर्शन होगा जिसमें मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करके आपके सामने आने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रश्न गलत ना हो। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। सबसे पहले जो है पृथ्वी जो है, ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी में सारे जो द्वीप थे ना वो एक साथ जुड़े हुए थे। समझ लो ऐसे ऐसे सारे द्वीप नहीं, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, वो एक साथ जुड़े हुए हैं, जिनको पैंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंजिया, ठीक। और जो बाकी सागर है उसको बोलते हैं पैंथलासा, ठीक। ऐसा माना जाता है, वैगनर की एक ड्रिफ्ट थ्योरी आती है, वैगनर का सिद्धांत आता है, ठीक है। तो वैगनर नाम याद रखिएगा। वैगनर का सिद्धांत आता है, उसने कहा कि महाद्वीप जो है विस्थापित होते हैं, यानी कि प्लेट एक दूसरे से दूर होती गई। तो उसका फोटो वोटो तो नहीं लाया हूं, बस ये जान जाओ कि अलग अलग जो है प्लेटें इधर उधर खिसकती नहीं। तो ऐसे समझ लो कि इंडिया जो है ना वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। ये कुछ ऊपर कर लो और यहां पर कुछ नीचे कर लो, ठीक है। तो इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था। इससे अलग होता है इंडिया कुछ इतना पोर्शन, ठीक है। इंडिया का कुछ ये तिकोना सा पोर्शन, और ये ऊपर की ओर फ्लोट करते हुए चला जाता है, ठीक है। ऊपर की ओर फ्लोट करते हुए चला जाता है। तो जो ऊपर प्लेट रहती है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, दो लैंड होते हैं। तो एक नीचे का मास है जिसमें अफ्रीका आता है आपका, अंटार्कटिका आता है आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है, इंडिया आता है। तो ये जो पोर्शंस हैं ये सब गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं, ठीक। तो जब ये तिकोना पोर्शन इंडिया का ऊपर की ओर फ्लोट करता है तो इसको बोल दो इंडियन प्लेट। देखिए, कोई आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, जब नीचे जाओगे भूपर्पटी के तो मैग्मा आता है, मैग्मा लिक्विड स्टेट में है, ठीक। और उसके ऊपर समझ लो चट्टानें तैर रही हैं, यानी कि किसी बिस्किट को, मोटे बिस्किट को या कोई और चीज़ मान लो, लकड़ी को, ठीक है, किसी लकड़ी को आप किसी पानी पे तैरा दो, ठीक है। सेम वही सीन जो है वर्तमान समय में हम लोग का है, ठीक है। मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो पानी पे तैर रहे हैं, और चूंकि वो बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, वो जो लकड़ी तैर रही है उसको प्लेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता है कि वो फ्लोट करके बहुत दूर चली जाएं एक बार में। उनकी कुछ स्टेबिलिटी है, ठीक है, यानी कि वो स्टेबल रूप से तैर रहे हैं, ओके। अब जब उनमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है तो या तो भूकंप आएगा, या तो कोई अबडक्ट कर जाएगा, यानी कि सबमर्ज कर जाएगा, यानी कि एक दूसरे के नीचे चला जाएगा। कुछ वलन जैसी क्रियाएं हो रही हैं, यानी कि पर्वत खड़े हो जा रहे हैं, या भ्रंशन हो रहा है, ड्रिफ्ट बन जा रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। इंडियन प्लेट, जिस प्लेट पे इंडिया है, वो सरकते हुए ऊपर की ओर आता है, और ऊपर जो है पहले से यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। और इंडिया जा करके इस तरीके से सपोज करो टकरा जाता है। तो जहां टकराता है वहां मानते हैं कि पहले टेथिस सागर था, टेथिस सागर, ठीक है। अब जब ये प्लेट टकराती है तो एक प्लेट नीचे चली जाती है, यानी कि इंडियन प्लेट नीचे चली गई और यूरेशियन प्लेट के ऊपर आ गई, ठीक है। और इस टकराहट के बाद टेथिस सागर को लेते हुए पूरा जो है हिमालय का उद्गार होता है, ठीक है। और ये टक्कर टोटल 3 बार होती है, मतलब एक बार टक्कर हुई, फिर पीछे आया, फिर दोबारा टक्कर हुई, और फिर तिबारा टक्कर हुई, ठीक। इसीलिए टोटल कितने फोल्डेड माउंटेन बनते हैं? एक बनता है, फिर 2 और फिर 3, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये सबसे बृहत हिमालय है, ये लघु हिमालय और शिवालिक, 3 तरह की टक्कर होती है। और चूंकि टक्कर 3 बार इसलिए होती है कि इस पॉइंट पे जो आपका पामीर नॉट है ना, पामीर वाली जगह पर इंडिया का ये वाला पॉइंट समझ लो फंस जाता है एक तरीके से, ठीक। इसीलिए आज भी इंडिया जो है ना, जब मैप देखोगे तो इंडिया कुछ ऐसे टेढ़ा सा दिखाई देगा आपको, ठीक है। मतलब ये ऊपर का पोर्शन फिर ऐसे, और यहीं पे टेढ़ा सा दिखाई देगा। एक बात और बताता हूं कि इंडिया जो है ना, एक सेकेंड, जब ये 3 टक्कर होती है, आशा करता हूं कि इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जब ये 3 टक्कर होती है तो जो इंडिया के बीच का हिस्सा है ना वो फट जाता है, ठीक है। बीच का हिस्सा क्या हो जा रहा है? फट जा रहा है। और फटने के बाद ऐसे समझ लो कि ये वाला थोड़ा हाइट पे है और ये वाला कम हाइट पे है। कैसे मैं इसको दिखाऊं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ठीक है। बस ये जान जाओ ना, हथेली अपनी ले लो और जो हाइट पे कह रहा हूं उसको ऊंचा कर लो, और इधर के पॉइंट को क्या करो, नीचा कर दो, ठीक। अपनी हथेली ऐसे टेढ़ी कर लो। तो इसीलिए इस जो भ्रंश है ना, ये फटी हुई स्थिति जो है वो मध्य प्रदेश के आसपास दिखती है, और नर्मदा जो है इसी भ्रंश में बहती है, ठीक है।
पूरा नहीं फटा हुआ है, कुछ यहाँ तक, ठीक है, इसी भ्रंश में बहती है, ठीक है। तो पूरा कंसेप्ट ये है कि आप कहते हो ना कि जो उल्टी नदियां बहती हैं भ्रंश में बहती हैं, तो भ्रंश आया कहाँ से? इंडिया जब 3 बार लड़ता है तो पामीर की घाट या पामीर में फंस जाता है। 3 बार लड़ रहा है तो 3 श्रेणियां बन रही हैं, एक बृहद हिमालय बन रहा है, ठीक है, एक लघु हिमालय बन रहा है और एक लेसर मतलब एक शिवालिक बन रहा है, और बीच से इंडिया थोड़ा सा क्रैक हो जा रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि भ्रंश घाटी, ठीक है। तो ये है पूरा कंसेप्ट। अब पढ़ते हैं टेक्स्ट में क्या क्या लिखा है। आशा करता हूं कि इतनी चीज़ों से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक। अपनी हथेली ऐसे टेढ़ा करके जरूर देख लेना जो मैं बता रहा था, ठीक है। सिमिलर उसी तरह का है, इसीलिए वो सब नदियां जो है ना पश्चिम वाहिनी है और वो नीचे से बहते हुए गिर जाती हैं, ऊपर से तो बहती नहीं है, भ्रंश में बह रही हैं तो गिर जाती हैं उधर जाकर के अरेबियन सी में। आइए स्टार्ट करते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी फिर से मैं जो है फोटो वोटो बना के आपको बताऊंगा, तब तक हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं और थोड़ा सा कोशिश करिए एडजस्ट करने की, क्योंकि हो सकता है हिंदी ज़्यादा हो। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ते हुए चला जाए। कह रहा है कि पैलियोमैग्नेटिज्म अध्ययन की वो शाखा है। पहला तो पराचुंबकत्व के बारे में कभी पूछा होगा क्वेश्चन, इसलिए कह रहा है कि पैलियोमैग्नेटिज्म वो शाखा है जो कि चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। देखिए, जब चट्टान का निर्माण हो रहा था या अवसाद यानी कि सेडिमेंट्स का निर्माण हो रहा था, तो उस समय कुछ उसके गुण, कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो क्या रखती है, कंजर्व रखती हैं, उसी को पराचुंबकत्व कह रहे हैं, पैलियोमैग्नेटिज्म कह रहे हैं। पैलियो मतलब होता है कि कितनी जीवाश्म चीज़ों का अध्ययन, मतलब पुरानी चीज़ों का अध्ययन, ठीक है। फिर यानी कि ये भूवैज्ञानिक घटनाओं का अध्ययन में सहायक होती है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ एंशियंट जियोलॉजिकल इवेंट्स दैट इज कॉल्ड पैलियोमैग्नेटिज्म। आगे आता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पराचुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है, कि जो अर्थ की मैग्नेटिक एरिया है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसका भी अध्ययन हम लोग सेम ब्रांच से करते हैं। अब एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर आता है अल्फ्रेड वेगनर, जो कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत देने के लिए पराचुंबकीय अध्ययन का सहायता लेता है या उसकी थ्योरी पेश करता है। तो नाम है आपका पैलियोमैग्नेटिक स्टडी हैज ऑल्सो बीन यूज्ड ऑन द बेसिस टू प्रूव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेगनर। देखिए, पूछा ये नहीं जाता है, पूछा जाता है कि किसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, तो दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने, जो कि पैलियोमैग्नेटिक स्टडी के द्वारा दिया था, ठीक है। अगला आता है कि इसके द्वारा भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें कहा जाता है कि भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले पैंजिया था, पैंजिया में भी गोंडवाना लैंड नीचे का पोर्शन जो था उसमें इंडिया आता था, ऑस्ट्रेलिया आता था, आपका अफ्रीका आता था, ठीक है, अंटार्कटिका आता था, ये सारे पोर्शन आते थे, ठीक। तो देखिए वही चीज़ लिखी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया था, भारत था, दक्षिण अमेरिका था, दक्षिण अमेरिका भी था, अफ्रीका था, अंटार्कटिक के क्षेत्र आते थे, यानी कि नीचे वाले जितने भी क्षेत्र हैं सब एक साथ थे, गोंडवाना लैंड बोला जाता था। ये सब हुआ कब? मेसोजोइक एरा में हुआ। इंग्लिश याद रखिएगा, हिंदी में मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प कहा जा रहा है, लेकिन मेसोजोइक एरा मिड मेसोजोइक एरा में हुआ था, ऐसे याद कर लो, ठीक है। ये चीज़ इंग्लिश में ही याद करना, हिंदी में मत याद करना। मिड मेसोजोइक एरा में क्या हुआ, गोंडवाना लैंड अनेक टुकड़ों में विभाजित हो गया, कि पहले सब एक साथ थे, अभी गोंडवाना लैंड अलग हुआ, फिर गोंडवाना लैंड में भी बाइफर्केशन हो गया, टुकड़े हो गए, ठीक है। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट जो है गोंडवाना भूमि से अलग होती है, उत्तर की दिशा की ओर विस्थापित होती है, और विस्थापित के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियाई प्लेट से जाकर के टकरा जाती है। इन दोनों प्लेट में टकराव होता है भारतीय और यूरेशियन बीच में। तो वहाँ पर बीच में एक सागर था, इसका नाम है टेथिस सी। उसके अवसादी चट्टान वलित होकर के मतलब कि फोल्ड हो जाते हैं एंड डेवलप्ड इनटू द हिमालयाज एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ वेस्ट एशिया, और यही हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। फिर से एक बार इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि ड्यू टू दिस कोलिजन वट एवर द कोलिजन वॉज गोइंग ऑन देयर, तो द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द टेथिस सी, जितने भी सेडिमेंट्री रॉक्स थे टेथिस सी के, सिचुएटेड बिटवीन द टू प्लेट्स यूरेशियन और इंडियन, गॉट फोल्डेड एंड डेवलप्ड इनटू द हिमालयाज एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ वेस्ट एशिया। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं और तेज बहने वाली नदियां हैं। बेसिकली उनको बोलते हैं पेरेनियल रिवर, यानी कि वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियां या सतत प्रवाहित होने वाली नदियां, ठीक है। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं हैं, आर्टिसन वेल कहा जाता है। इसमें जो है कुछ डीप वेल लिखा हुआ है, आर्टिसन वेल उसको कहते हैं। पाताल तोड़ कुएं आपके ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। टेथिस सी के हिमालय के रूप में ऊपर उठने और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी यानी कि बेसिन का निर्माण हुआ, और समय के साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वतों प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। मतलब जो
बेसिन बना था वो किसके द्वारा भर गया? जब धीरे धीरे आपका हिमालय से नदियां गाद लेकर के आने लगी, सेडिमेंट्स लेकर के आने लगी, तो उसको क्या करने लगी? पाटने लगी और उससे भर गया। ठीक है, और इसी से एक समतल भूभाग बना जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर का मैदानी रूप, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। अब जो प्रायद्वीपीय पार्ट है, प्रायद्वीपीय पार्ट कौन सा है? प्रायद्वीपीय पार्ट है इंडिया का ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ऐसे समझ लो। ये वाला पार्ट जो है ये प्रायद्वीपीय पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया है, तीनों ओर जो है समुद्र से घिरा हुआ। ठीक, तो ये सबसे स्टेबल पार्ट है। ठीक, और ये कह सकते हो सबसे एंशियंट पार्ट भी है इंडिया का। ठीक, क्योंकि बाकी तो नया बना है, लेकिन ये वाला पार्ट जैसा था वैसा ही रह गया है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है भूगर्भीय रूप से, यानी कि अगर जियोलॉजिकली देखा जाएगा, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। फिर आता है सर्वाधिक स्थिर भाग भी है ये, कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे भूकंप आने जैसी स्थिति बहुत कम होती है। ठीक है, हालांकि अभी वर्तमान समय में केरल के कुछ इलाके में एवलांच आया था, लेकिन फिर भी ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार किससे किससे बना हुआ है? तो आग्नेय शैलें हैं, यानी कि इग्नियस रॉक है, और रूपांतरित शैलें हैं, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां और चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। मतलब वहाँ पे हाईएस्ट पीक देखोगे ना तो आपको मिलेगा आई थिंक अनाईमुड़ी जो है वहाँ की हाईएस्ट पीक है, और नीलगिरी की है दोदा बेटा। तो ये कुछ 3000 के रेंज के अंदर ही दोनों पड़ती है, 3000 मीटर के अंदर ही। जबकि अगर हिमालयन एरियाज के देखोगे तो 8800, यानी कि लम सम 9000 ऐसे मान सकते हैं, लगभग 120 के आसपास का डिफरेंस है। तो लम सम 9000 के आसपास का डिफरेंस है, या अमूमन एक ऑन एन एवरेज लोगे तो 5000 मीटर तक की ग्रेटर हिमालय में सारी की सारी जो पीक्स है उनकी हाइट है। ठीक, फिर आता है मेघालय के पठार के बारे में थोड़ी सी बात कर रहा है कि मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही एक आउटलाइनर है या बहिर्शाही है। ये एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण, यानी कि रिफ्ट के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। तो ये भी पूछता है मालदा फॉल्ट जो है या मालदा गैप ड्यू टू फॉल्टिंग, ठीक है, अलग हो जाता है। ये फ्लैट प्लेट था पहले। ठीक है, अब कह रहा है कि भारत की भूमि को, जो मेन पॉइंट है जो पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आएंगे, वो है कि भारत की भूमि को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में मुख्य रूप से बांटा गया है। क्या क्या? उत्तर का पर्वतीय मैदान, कि अगर भारत का एक मैप बनाया जाए, ठीक ठीक, अगर भारत का मैप बनाया जाए तो सबसे ऊपर उत्तर का ये वाला जो एरिया है, एक सेकेंड, ये वाला जो एरिया पड़ेगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर आता है विशाल मैदान, यानी कि ये बीच का विशाल मैदान आता है। ठीक है, फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार, इधर पूरे पठार पड़ेंगे, और तट एवं द्वीप। एक सेकेंड, पठार को थोड़ा सा ऐसे दिखा दो, ठीक, और तट एवं द्वीप को ऐसे दिखा दो। ठीक है, तो ये जो है टोटल एरिया इंडिया का पड़ेगा। यहाँ पर फोटो भी बनाया हुआ है, थोड़ा HD नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेंगे कि उत्तर का विशाल मैदान ये हो गया, प्रायद्वीपीय पठार ये हो गया, ये टोटल एरिया ये जो ग्रे कलर से है। ठीक है, तटीय मैदान ये पिंक वाला हो गया। ठीक, और ये जो है आपका इधर और इधर पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको दिखाया हुआ है। बहुत सारे पेड बैचेस भी चल रहे हैं, जैसे सृजन चलता है। ठीक है, ध्रुव के कुछ पेड बैचेस हैं, शायद उसमें गौरव सर के भी क्लासेस मिल जाएंगे, लेकिन वो रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे। तो अगर आपको लेना हो कोई भी पेड बैच तो आप इस पे ले सकते हैं। 108 दिन की सीरीज़ चल रही है। अगर आपको फ्री में करना हो तो फ्री में कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। वैसे मेंस आंसर राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो पेड बैचेस में अवेलेबल है, आप लोग जरूर कर लीजिए। ठीक है, आइए चलिए। तो यहाँ तक मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आप शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक आधार में बांटा जा सकता है। मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ये 4 जो अभी बाइफर्केशन बताया, इसके अलावा अगर बांटना चाहते हो तो 3 मेजर एंड 6 सब फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रॉक स्ट्रेटिफिकेशन, रिलीफ एंड टेक्टोनिक प्रोसेस के द्वारा हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, अब आता है कुछ क्रम जो कि एग्जामिनेशन में पूछता है, और जब पूछता है तो दिमाग ये नहीं काम करता है कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। तो DHVG एक, मुझे बहुत ज़्यादा तो इसका ट्रिक नहीं बनाया हूँ, लेकिन DHVG करके याद कर लो कि D के बाद क्या आएगा, अल्फ़ाबेटिकली H आएगा। एक सेकेंड, D के बाद क्या आएगा, अल्फ़ाबेटिकली H आएगा, G को भूल जाओ अभी। ठीक है, उसके बाद आएगा V। तो इन 3 को याद कर लो, और सबसे लास्ट में क्या लगा दो, जैसे पार्ले जी होता है ना, उसी तरह DHV के बाद G लगा दो। ठीक, तो ये जो है क्रम है जो भी हमारे वहाँ रॉक सिस्टम पाए जाते हैं उनका। तो उसमें सबसे पहला क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ था। मतलब जो
आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, यानी कि बहुत पुरानी चट्टानें, उनमें जब थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मेटेलिक हैं, इसमें मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे सोना पाया जाएगा, लोहा, आयरन, मैग्नीज, अभ्रक, ठीक है, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा, ये सारे के सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद, यानी कि डी के बाद एच आता है, ठीक है ना। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद होता है कुडप्पा, एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दिया गया, डी के, ठीक है। कुडप्पा क्रम की चट्टान आती है और फिर आती है विंध्यन क्रम की चट्टान, कुडप्पा के बाद होता है। इसमें चूना पत्थर पाया जा रहा है, बलुआ पत्थर पाया जा रहा है, चीनी मिट्टी के वर्णक जो है, ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री टाइप की रॉक पाई जाती हैं। फिर विंध्यन के काफ़ी टाइम बाद आती है गोंडवाना क्रम की चट्टान, जिसमें अधिकांश कोयला जो है इसी क्षेत्र से पाया जाता है, गोंडवाना से, ठीक है। तो DKV, ठीक है, DKVG, ठीक है, DKVG है, वो मैंने गलत लिख दिया था एच, तो DKVG जो है इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक। इसमें डायरेक्टली यही पूछता है कि कौन सा पहले बना था, कौन सा बाद में बना था, मतलब कौन सी चट्टानी जो है वो पहले बन गई थी, कौन सी बाद में। तो उसमें दे देगा आपको धारवाड़ दे देगा, एक आपका कुडप्पा दे देगा, एक फिर विंध्यन दे देगा और फिर गोंडवाना दे देगा, कह देगा कि इसको लगा दीजिए। तो आशा करता हूँ कि अब आप लोग लगा लोगे। अब उत्तर का पर्वतीय प्रदेश थोड़ा सा पढ़ के फिर जो मैं बना करके लाया हूँ उसको पढ़ेंगे। कि देखिए सबसे ऊपर जो है पर्वतीय प्रदेश पड़ता है, लेकिन जो हम लोग हिमालय देखते हैं, हिमालय के नाम से, उसमें भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है कि सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, हिमालय पार बोला जाता है उसको। फिर अपने भारत के अंदर आओगे या बॉर्डर पे आओगे तो उसमें आप आता है बृहद हिमालय, फिर लेसर या लघु हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी, क्योंकि मैंने बताया था 3 बार टक्कर होती है तो 3 तरह से श्रेणियां बनती हैं। और फिर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो कुछ स्पेसिफिक जो हिल्स है वो आती हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो एक बार पहले प्रॉपर इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर मैंने जो हाथ से नोट्स बनाया है उसको देख लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से नवीन बलित पर्वत है। एक सेकेंड, मैं सोच रहा हूँ ना इंग्लिश पढ़ूँ और हिंदी में उसको ट्रांसलेट करूँ, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा इजी होता है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप लोग, ठीक है। कहानी की तरफ से सुनिए, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा परसों, ठीक है, 5 क्लास होने पे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार फिर से देख करके रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कोऑपरेट करो यार, देखो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करके आता हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहता हूँ। मैं उन PDF जीवियों से बचने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आप मुझसे रोज़ PDF मांगते हो, ठीक है, बट ट्रस्ट मी आप लोगों से थोड़ा बड़ा हूँ मैं, और एक्सपीरियंस बेसिस पे कहता हूँ कि अगर आप रोज़ PDF लोगे तो मान लो कि मैं 24 लेक्चर जैसे मैंने साइंस में लिए, ठीक है, मैम ने ऐसे ही 8 लेक्चर किसी और में लिए, पॉलिटी में 12-13 लेक्चर लिए, एनवायरनमेंट में 10 लेक्चर लिए, ठीक है। तो अगर आप सोचो डेली बेसिस का PDF आप रखो, ठीक, अगर आप मर्ज नहीं करते हो, बहुत कम लोग होंगे जो मर्ज करोगे क्योंकि वो गायब हो जाएगा फिर और 20 चीज़ें आती रहती हैं मोबाइल में, तो मुझे लगता है PDF खोजते ही रह जाओगे, क्योंकि रीनेम करके मैं दूंगा नहीं, और इतने अच्छे होने की रीनेम करोगे, कुछ लोग करेंगे 5% लोग। तो इसीलिए जब मैं कंपाइलेशन देता हूं ना तो एक साथ पढ़ा रहता है कि ठीक है चलो 10 क्लास का पढ़ा हुआ है, और फिर लास्ट में भी दे दूंगा मैं। लेकिन ये डेली बेसिस पे PDF देके गुमराह करना बच्चों का दिमाग खराब करना कि फ्री में बट रहा है, अरे यार लेक्चर फ्री में बट रहा है उसको लो, मैं 5-6 दिन में तुमको PDF दूंगा, उसको पढ़ लेना, क्योंकि सारे कहीं मेरा सोर्स यूज करो या किसी और का, मोस्टली लोग पढ़ाते एक ही चीज़ है, बस अंतर क्या होता है कि टीचर समझा कैसे रहा है। कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जिनको खुद नहीं समझ में आया है, लेकिन ठीक है ले आए हैं आपको समझा दे रहे हैं किसी तरीके से। कुछ ऐसे टीचर होंगे जैसे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा, जो एकदम फील ला देंगे। अब कुछ मेरे जैसे टीचर हैं जो पढ़े हैं, समझे हैं, और अपने ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि सॉरी समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो माउंटेन रेंजेस देख लेते हैं। द हिमालयन स्प्रेड ऑन द नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड जियोलॉजिकली यंग, मतलब भूगार्भिक रूप से जो है काफ़ी नया है, एंड अ न्यू फोल्ड माउंटेन, और नवीन वलित पर्वत है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर की ओर से देखा जाए तो। फिर कहता है कि ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, तो इंडस यानी कि सिंधु रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर तक वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यानी पश्चिम से लेकर के पूर्व तक फैले हुए हैं। हिमालयाज आर हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस द वर्ल्ड, जो हिमालय है वो सबसे उच्च चोटियों का जो है एक कह सकते हो पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, यानी कि अगर आप एक सेकेंड, ठीक है, ठीक, तो ये टोटल कितने का है 2500 किलोमीटर, ठीक है, 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अभी आपको आंसर एक करना है कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कहाँ की है, नाम क्या है उसका, ठीक है।
और लगभग अर्धवृत्त का निर्माण करता है, ठीक है, यानी कि सेमी सर्कल का निर्माण करेगा। तो सेमी सर्कुलर बाई स्प्रेड ओवर द लेंथ ऑफ 2500 किलोमीटर्स, 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई 400 किलोमीटर है कश्मीर में और 150 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इधर ज़्यादा चौड़ा है और इधर कम चौड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर मेजर हिमालयन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो आती हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट होता है और ये नीचे की ओर जो है जाता है, ठीक। इसीलिए जब वो म्यांमार में जाता है तो उसको बोलते हैं अराकान योमा। वो भी ये भी माना जाता है, माना क्या जाता है, बिल्कुल सच्चाई है कि जो अंडमान एंड निकोबार है ना, वो भी हिमालय का ही पार्ट है जो टूट करके जो है द्वीप के रूप में उधर चला गया नीचे, ठीक। अब कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दीज द हिली एरियाज ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो कम इन इट, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है आपका असम का और बंगाल का, पश्चिम बंगाल का पहाड़ी क्षेत्र, वो भी इसी में आता है, ठीक है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, यानी कि जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है, एक समान है एक तरह से, और जो पूर्वी भाग है उसका, उसमें ऊंचा नीचा पाया जाता है कि कहीं 2000 मीटर की ऊंचाई है, कहीं 4000 मीटर की ऊंचाई है, कहीं 1500, ठीक है। तो ऊंचाई नीचाई में विभिन्नता पाई जा रही है। 4 तरीके से जो है हिमालय को बांटा हुआ है, आयु के आधार पर, वलयों की तीव्रता के आधार पर। क्या क्या बटा हुआ है, तो ट्रांस हिमालयन है तिब्बत के एरिया में, फिर 3 अलग हिमालय है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो नोट्स लाया हूँ उससे, उसके पहले कुछ चीज़ें जो है मार्क कर रहा हूँ आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए आपको बताना है, मैं बता दूंगा लेकिन बस आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। बाद में इस पर प्रश्न पूछूंगा कि ये जो 2 नंबर एरिया है, जैसे अगर ये आपका एडम्स ब्रिज है तो ये 2 नंबर एरिया क्या कहलाएगा, ठीक है। अब से मैं ऐसे ही मार्किंग करूंगा, आपको 1 2 3 4 का आंसर करना रहेगा। आज मैं करके दिखा दे रहा हूं। तो 2 नंबर क्या है, पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट या पाक की खाड़ी, ठीक है। 1 नंबर क्या है, तो ये है मन्नार की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। 3 नंबर क्या है, तो बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। 5 नंबर क्या है, तो ये है खंभात की खाड़ी, ठीक है ना, गल्फ ऑफ खंभात, ठीक। 4 नंबर क्या है, तो कच्छ की खाड़ी, ठीक है ना, या अब यहाँ पर 2 ग्रीन डॉट से भी मैंने अंडरलाइन किया है, एक ये किया है और एक ये किया है, ठीक है। तो इन दोनों का नाम बताना है, तो चलिए ये भी बता दे रहा हूँ, लेकिन कल से मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसमें सिमिलर इसी तरीके से आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये आता है आपका सर क्रीक, सर क्रीक, ठीक है। और ये वाला जो है ये है न्यू मूर, ठीक है। तो जो न्यू मूर आइलैंड है, ये दोनों द्वीप है, सर क्रीक और न्यू मूर। तो जो ये जो सर क्रीक है, पहले इसके बारे में जान जाइए, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है एक तरह से लड़ाई का मुद्दा है, ठीक है, सर क्रीक, क्योंकि दोनों देश जो है इस पर अपना आधिपत्य बताते हैं। हालांकि है इंडिया के ही कंट्रोल में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है। और न्यू मूर जो है एक आइलैंड था जो कि भोला तूफान जब आया 1970 में, जो मैंने कल लेक्चर लिया था उसमें मैंने थोड़ा सा उसका भी जिक्र किया था। तो भोला तूफान आने के बाद से ये डूबने की स्थिति में रहा और अभी वर्तमान समय में लगभग ये डूब चुका है। इस पर जो है क्लेम था, तो बांग्लादेश का ही क्लेम था न्यू मूर पर, ठीक है। तो आज ये थोड़ा सा डिफरेंस और बताते हैं कुछ डेफिनेशन में। जैसे सर क्रीक में मैंने क्रीक बताया, क्रीक जो होता है वो थोड़ा पतला हिस्सा होता है जहाँ पर पानी आ जाता है, ठीक है ना, तो ये हो गया क्रीक। गल्फ जो है उससे थोड़ा सा बड़ा हिस्सा होगा, जैसे गल्फ ऑफ खंभात या कच्छ की खाड़ी, ठीक है। बे जो होगा उससे और बड़ा हिस्सा होगा, इसको बोलेंगे बे, ठीक है। बाइट जो होगा उससे भी बड़ा हिस्सा होगा, ऐसा कुछ, इसको बोलेंगे बाइट। और बीच जो होगा पुलिन तट बोलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है, उसका ओर छोर नहीं होगा ना, काफ़ी बड़ा होगा, ठीक, बहुत बड़ा। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट मैंने बताया कि 2 बड़े वाटर बॉडीज हैं, ठीक, और बीच में इधर इधर लैंड मास है, यानी कि जमीन है। और ये जो पतली नैरो बॉडी है यही कहलाएगी स्ट्रेट। जैसे पनामा स्ट्रेट
ठीक है, डोवर स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट इत्यादि। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये सारा डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्रीक, गल्फ, बे, बाइट, बीच और स्ट्रेट ये मैंने बता दिया। अब आते हैं नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में। हिंदी में लिखता जाऊंगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। यानी कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो इसमें पहला आता है ट्रांस, जिसको बोलते हैं सीमा पार। ठीक, दूसरा आता है मेन यानी कि मुख्य हिमालय, और तीसरा आता है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट को क्या लिखना है, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र या उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, पहले एक 3 पार्ट में इसको मुख्य रूप से बांटते हैं। तो ट्रांस हिमालय में आता है KLJ, कॉलेज से याद कर लो या कलेजा से याद कर लो, जो मन करे वो याद कर लो। ठीक है, तो के से हो गया काराकोरम। अब यहां से 1 2 3 का ध्यान रखना है। देखिए 1 पे काराकोरम, 2 पे लद्दाख और 3 पे जस्कर या जास्कर। ठीक है, फिर 4 पे है वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय बोलते हैं, 5 पे है लेसर हिमालय और शिवालिक है 6 पे। और बृहद हिमालय को ही हिमाद्री या इनर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय से याद रखो, कहीं अगर बृहद इनर हिमालय या हिमाद्री नाम देगा तो भी टिक कर लेना। तो पहले अभी जो नाम याद रखना है वो ग्रेट हिमालय से याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने फोटो बनाई है, थोड़ा छोटा कर दूँ, काफ़ी मेहनत करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत दिख भी रही होगी आपको। ठीक है, दिख रही है तो धन्यवाद। अगर ये सब फोटो वोटो अच्छा लग रहा है यार, तो एक बार लाइक कमेंट तो कर ही सकते हो। देख रहा हूँ लास्ट लेक्चर में कोई लाइक कमेंट्स कुछ है ही नहीं है, जबकि पूरा बांग्लादेश का मुद्दा बता दिया। जो अलग अलग आप पता नहीं कौन साठी पाठी के 10 वीडियोज़ आते हैं, उनको मिला करके वो लोग 4 वीडियोज़ में करते हैं। मैं 15 मिनट में बता दिया हूँ, फिर भी जो है आप लोग अप्रेज नहीं करो। तो इस तरह के वीडियोज़ लग रहा नहीं लाने हैं, सीधे सीधे आपको थ्योरी भरी भरी पढ़ानी है। समझाने वाला काम कम करना पड़ेगा, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, अब से मैं कम कर दूंगा। तो चलो, सबसे पहला नाम दिया यहाँ पर 1, फिर दिया 2, फिर दिया 3, ओके, फिर दिया यहाँ पर 4, यहाँ पर दिया 5 और यहाँ पर दिया 6। ठीक है, तो नाम इसका लिख लोगे आप लोग कि KLJ काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंज हो गई। फिर हो गया आपका बृहद हिमालय, लघु हिमालय और आपका शिवालिक। तो ये 3 श्रेणियाँ नीचे और ये 3 श्रेणियाँ ऊपर इस तरह से बनती हैं। इसको सीमा पार हिमालय या ट्रांस हिमालय में ये वाली तीनों श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, उसके बाद देखिए क्या आता है, पीर पंजाल। कभी कभी प्रश्न पूछता है पीर पंजाल कहाँ आता है, तो 4 और 5 के बीच में आ रहा है, यानी कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आ रहा है पीर पंजाल रेंज। ठीक है, उसके साथ एक चीज़ और आपको जाननी है। क्या जाननी है कि एक नदी है, ये ब्लू कलर से जो मैंने दिखाई है, एक नदी है जो कि आपका उद्गम यहाँ पर कहीं पर है, और यहाँ से चलते 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 3 नंबर और 2 नंबर के बीच में से देखिए होकर के जा रही है। इस रिवर का नाम है इंडस रिवर या सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। ओके, इसी के किनारे आपका जो है बहुत सारे प्राचीन नगर जो है विकसित हुए थे। ठीक है, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें 4-5 रिवर आएंगी। तो उनके नाम हम लोग तब पढ़ेंगे जब सिस्टम पढ़ेंगे, इंडस रिवर सिस्टम जब पढ़ेंगे तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको इतनी चीज़ें जाननी थी, तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि कोई समस्या इसमें नहीं होगी। तो लद्दाख काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, मेरे साथ में बोलिए, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर ऊपर की क्षेत्र में ट्रांस हिमालय में। फिर आता है मेन हिमालय में, 3 नाम आएगा। पहला आता है बृहद हिमालय, उसी को हम लोग हिमाद्री भी कहेंगे और इनर हिमालय कहेंगे। तो एक ही नाम याद रखना है, केवल बृहद हिमालय। फिर उसके बाद आएगा लघु हिमालय या स्मॉलर हिमालय। ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा आपका हिमाद्री। तो ये 3 चीज़ें जो है, शिवालिक, हिमाद्री नहीं शिवालिक, ये 3 चीज़ें जो है यहाँ पर याद करनी है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। ठीक है, फिर ग्रेट हिमालय जो आता है आपका, यानी कि जो वृहद हिमालय है, 4 नंबर वाली बात। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर लिख रहा हूँ। 4 नंबर में कई बार ये देता है कि कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं, एक बार ये आप लगा दो। तो सबका नाम मैंने लिख दिया है। देखिए, डैम, DAM एक साथ याद करोगे, डैम, ML, MK। ठीक है, या तो ML, MK याद कर लो, या तो डैम, लमक याद कर लो, कुछ भी याद कर लो। तो डैम, ML, MK याद कर लो। इस तरह से क्रम है आपका, कहां से कहां तक, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा ऊंची है, पूर्व में चौड़ाई थोड़ी कम है। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। चलिए देख लीजिए क्या क्या है। तो डैम, ML, MK, अब लेक्चर यहीं ख़त्म कर दूंगा। D से हो जाएगा आपका धौलागिरी, A से हो जाएगा अन्नपूर्णा, M से हो जाएगा मनसालू, M से हो जाएगा मकालू, L से हो जाएगा लासा, M से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो ये याद करना है।
फिर आ जाएगा के से कंचनजंगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है आपको कंफर्म याद होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट वाला बचा हुआ है और अभी इसको थोड़ा एलोबोरेट करना है, इस पर क्वेश्चन थोड़े से बचे हुए हैं। तो एक लेक्चर में लेकर आऊँगा जिसमें सारे क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा, जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत की होंगी उतनी चीज़ें कवर कर दूंगा। आशा करता हूँ कि अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ये आपको ठीक से समझ में आ रहे होंगे। एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, देखते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अक्षांश देशांतर पढ़े भारत का। देखिए मैंने पहले तो बुक बताई, कुछ बुक्स हैं उनको आप रेफर कर सकते हो या फिर डायरेक्टली हमारा लेक्चर देख लो, इसमें मोस्टली चीज़ें जो है कवर करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो उस हिसाब से ही पढ़ना शुरू कर दिए हैं हम लोग। सामान्य परिचय और स्थलीय विभाजन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी कि अगर वर्ल्ड मैप बनाना है तो 1 2 3 4 करके अलग अलग कॉन्टिनेंट की पोजीशन एक बार देख लो और फिर एक रफ डायग्राम जो है आप लोग बना लीजिए। फिर मैंने शुरू किया था कि भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति मैंने बताई थी कि 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं, यानी कि जो पृथ्वी को ठीक बीचों बीच से बांटती है। ऊपर के स्थिति को कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, नीचे वाले को कहते हैं साउथ सदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और उस हिसाब से भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि से शुरू होता है, लेकिन अगर द्वीप को शामिल किया जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होता है, जो कि अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट आता है, ठीक है। वहां से भारत शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है ऊपर तक जाता है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि 8 डिग्री 7 मिनट से 36 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में जाता है, क्योंकि ये ऊपर की बात कर रहा है, इस लाइन के ऊपर नॉर्थ लिया जाता है, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर ये पूरब पश्चिम में गोले को बांट दिया जाए, 2 भाग सीधा कर दिया जाए, जैसे तरबूजा काटा जाता है, ठीक है, अगर उस तरह से कर दिया जाए तो भारत हमेशा पूर्वी गोलार्ध में आता है, यानी कि राइट साइड आता है भारत, तो पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, तो हमेशा ईस्ट में उसको व्यक्त करेंगे। तो ये 68.7 डिग्री से लेकर के 97.25 डिग्री तक जो है इंडिया की स्थिति आती है। अब अगर इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे, अक्षांश मतलब होता है लैटिट्यूड और देशांतर मतलब होता है खड़ी रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लंबी लंबी रेखाएं, खड़ी खड़ी रेखाएं, ठीक है। जैसे ये जो है खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है। तो अगर इसके तरह से देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री दोनों में ही डिफरेंस आता है। तो कहा जाता है कि लगभग भारत जो है डायमंड शेप का है और चतुष्फलकीय या चतुष्कोणीय स्थिति जो है इसकी बनती है, ठीक है। फिर आता है इसके सुदूरतम 4 पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया था कि इंदिरा कॉल आता है आपका टॉप सियाचिन के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद फिर इंदिरा पॉइंट आता है आपका 6 डिग्री 45 मिनट पर, जो ग्रेटर निकोबार है वहाँ पर। इसी तरह आपका गुहार मोटा या मोती आता है आपका गुजरात के साइड में, और किबिथू आता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। फिर मैंने एक चीज़ और बताई कि जो किबिथू का पॉइंट होगा वो 2 घंटे पहले सूरज देख लेगा इन कंपैरिजन विथ, अगर कंपेयर करोगे आप लोग किससे, गुहार मोती वाले पॉइंट से। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी घूमती है वो किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि पूर्व वाले पहले धूप देखेंगे, पूर्व वालों के लिए सुबह पहले होगी, ऐसे मैंने आपको समझाया था, ठीक है। फिर मैंने ये चीज़ बताई थी कि प्रायद्वीप क्या होता है, 3 ओर जल से घिरी आकृति को प्रायद्वीप कहते हैं। अगर 2 ओर जल से घिरी आकृति है तो उसको क्या कहते हैं, सॉरी अगर 4 ओर जल से घिरी आकृति है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्वीप बोलते हैं, ठीक है। अब कैमोरिन क्या होता है, जिस तरह प्रायद्वीप थोड़ा बड़ा हिस्सा होता है उसी तरह कैमोरिन, केप कैमोरिन का नाम सुना होगा, तो केप कैमोरिन जो है वो छोटी स्थिति होगी ठीक ठीक पेनिनसुला या प्रायद्वीप की। उसी तरह द्वीप और महाद्वीप होता है, महाद्वीप भी चारों ओर से घिरा होता है पानी से, उसी का छोटा स्थिति होता है द्वीप का, ठीक है। फिर मैंने बताया था अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, तो मैंने कहा था कि पृथ्वी के केंद्र से अगर भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री लाइन के साथ किसी भी पॉइंट को मिलाया जाए तो उस पॉइंट का जो एंगल बनता है पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को लेते हुए, उसी को अक्षांश कहते हैं, और जो वृत्त खींचा जाता है उसको अक्षांशीय वृत्त कहते हैं। फिर मैंने गिन के बताया कि अक्षांश टोटल कितने होते हैं, तो अक्षांश हो जाएंगे 181, लेकिन अगर पूछेगा कि अक्षांशीय वृत्त कितने हैं या अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो वो -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टॉप का पॉइंट होता है वो रेखा नहीं होती है, वो क्या होता है, पॉइंट होता है, इसीलिए, ठीक है। फिर 179 इसीलिए हो जाता है। फिर मैंने कहा कि इस सुविधा के लिए जो है पृथ्वी को जिस तरह से भूमध्य रेखा में बांटा जाता है उसी तरह सूर्य की रोशनी जहां सबसे ज़्यादा रहती है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, तो उन दोनों बिंदुओं को मार्क किया जाता है, सर्कल बनाया जाता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और नीचे वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा क्रमशः कहते हैं। फिर ऊपर वाले 66.5 डिग्री पर इसी तरह बनाया जाता है, उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और नीचे वाले को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। सबसे ऊपर वाले को नॉर्थ पोल या ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, और सबसे नीचे वाले को भी इसी तरह ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया एक अक्षांश यानी कि एक लैटिट्यूड में अगर डिफरेंस लेते हो
ये लैटिट्यूड है, लेटा हुआ, ठीक है। इसमें डिफरेंस लेते हो तो लगभग 111 किलोमीटर का डिफरेंस आता है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि देशांतरी रेखाएं क्या होती हैं, तो दिन का डिफरेंस निकालने के लिए, समय के घंटे का डिफरेंस निकालने के लिए देशांतरी रेखाएं होती हैं। फिर एक चीज़ और बोली थी कि 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। 180 डिग्री रेखा को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, याद रखिएगा अगर नहीं बताया रहा हूँगा तो, ठीक है। फिर मैंने इसका कैलकुलेशन किया कि ये क्या करती है, यहाँ से उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, नंबर में 360 होती है। फिर मैंने कहा कि चूंकि पृथ्वी घूमती है तो भी 360 डिग्री ही घूमती है, कितने देर में घूमती है, तो मैंने कहा 24 घंटे में घूमती है। उसको मिनट में कन्वर्ट करके मैंने निकाला कि प्रत्येक 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लेती है। और इसी हिसाब से लंदन को ग्रीनविच मानक समय या जीएमटी मानते हैं कि 0 डिग्री की रेखा वहाँ से जाती है, देशांतरीय रेखा। तो वहाँ से अपना जो इंडिया है, जहाँ 82.5 डिग्री ईस्ट की रेखा हमारी प्रधान या म्योत्तर होती है, यानी कि वहाँ से हम लोग समय मापते हैं, तो वो लगभग 5.5 डिग्री आगे चलती है, ठीक है। तो इसका भी कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया था, ठीक है। फिर मैंने उसके बारे में पढ़ाया, भारत के बारे में मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें और लगभग चीज़ें पढ़ा दी। फिर मैंने बताया कर्क रेखा किन राज्यों से जाती है, मकर रेखा किन राज्यों से जाती है, मकर नहीं, हमारी जो याम्योत्तर रेखा है, हमारी जो भारत की रेखा है, इंडियन टाइम निर्धारण वाली, ठीक है। तो इस तरह से फिर आज का लेक्चर था, थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में बताया, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा लेक्चर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इसमें मैं बता रहा हूँ वो खुद भी नोट्स बना के बता रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी एग्जामिनेशन में मिल जाएंगी रैंडमली या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए, जो चीज़ें आपको किसी और लेक्चर सीरीज़ में नहीं मिलेंगी। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बहुत सारे टीचर आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर आते हैं पढ़ा के जाते हैं, लेकिन खोज के इतना अंदर घुस के कि मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेकर के चला जाए, ये चीज़ें थोड़ी सी कम मिलती हैं, ठीक है। कुछ टीचर हैं, हालांकि मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे लेक्चर्स भी थोड़े बहुत कारगर आपको लगेंगे अगर आप रेगुलर रहते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा, और अगर अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।